दोस्तों, मैं आरव चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम अपना टेस्ट 4 लेकर आए हैं और टेस्ट 4 में हम पढ़ेंगे पिछले साल पॉलिटी में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियाँ शब्द जोड़ा गया है। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सहकारी समितियाँ शब्द जोड़ा गया है। तो ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 या 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। और यह अनुच्छेद 1(c) जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण से देने से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। यानी इस सवाल को पढ़ें कि अगर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो वेतन भत्ते किस प्रकार दिए जाएंगे। तो यह है कि राज्यपाल की इच्छा के अनुसार नहीं, किसी की इच्छा के अनुसार वेतन भत्ते नहीं दिए जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार दिया जाता है, लेकिन कैसे दिया जाता है यह भी देखना होगा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार नहीं, इन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। यही ऑप्शन सही है, कहना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जब किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है तो उसका वेतन इन दोनों राज्यों के बीच इस अनुपात में बांट दिया जाता है जैसा कि राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा अवधारित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 254। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय करारों को यानी संसद को अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करारों को देश में लागू करना है तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित के जितने भी विषय हैं उनमें से अगर किसी विषय पर संसद को कानून बनाना है जो कि राष्ट्रीय हित में बनाना बहुत अति आवश्यक हो तो अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए उस विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत यदि देश में आपातकाल लागू किया गया हो, यदि देश में आपातकाल लागू किया गया है तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 254, यदि किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए हैं और उन दोनों कानूनों में असंगति है तो ऐसी स्थिति में केंद्र यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहाँ पर भेजा जाएगा। केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सवाल को करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि है ना कि अनुच्छेद 110 में क्या है। अनुच्छेद 110 में अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो वह धन विधेयक कहलाता है। और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय इसमें सम्मिलित नहीं है तो इसका मतलब कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो वह किस प्रकार का विधेयक है? वह विधेयक हो जाता है साधारण विधेयक हो जाता है, यानी साधारण बिल है। तो ऐसी अवस्था में उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। तो हमारी सूची 1 सूची 2 ये हैं। तो देखते हैं कि
क्या ऑप्शंस क्या हैं? विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, उसके सामने अनुच्छेद 14 दिया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 2, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने से इनकार यानी वीटो पावर जो है वह अनुच्छेद 22 में दी गई है। नहीं, अब इसको मैच करते हैं। विधानतः नए राज्यों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में दिया गया, और राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति देने से इनकार अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऐसे में अगर सही नहीं शब्द दिखाई देता है तो इसको काट कर आप लिख लीजिए कि गलत। अब अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए गलत है, यानी हमें इनमें से गलत ऑप्शन को ही चुनना है। गलत जो ऑप्शन दिया गया उसको चुनना है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन दिए गए। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। जिस दिन वह अपनी शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर अगले 5 वर्षों तक वह पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और तब तक उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आता है, ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति पहले से हैं वही राष्ट्रपति के पद पर बैठकर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है? नहीं किया सकता है। तो यही सही है कहना कि यह मतलब ऑप्शन के हिसाब से यह गलत है, लेकिन हमारा ऑप्शन यही सही रहेगा कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, कभी स्थगित नहीं किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, या उपरोक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। उपरोक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शदात्री अधिकार होता है वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है, और यह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में सिर्फ राष्ट्रपति को ही परामर्श देता है। यानी एडवाइजरी पावर्स जो होती हैं वह अनुच्छेद 143 में दी गई हैं। किसकी? वह दी गई हैं 143 में सुप्रीम कोर्ट की, और इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अगला देखते हैं हम, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लेते, वह सिर्फ उस कार्यवाही का संचालन करते हैं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते हैं, इवन वह किसी भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते हैं जब तक कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। जब तक कि किसी भी, मान लीजिए किसी एक स्थिति में पक्ष और विपक्ष दोनों के वोटों की संख्या बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में ही लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट डालते हैं। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में अपना वोट नहीं डालते हैं। तो यही एक सही आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं रखते हैं। बस इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। अगला देखते हैं, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन हो जाना चाहिए। रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर, रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद, रिक्ति की तिथि से 9 माह बाद, रिक्ति की तिथि से 7 माह बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है?
राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा को चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। कभी भी बाध्य नहीं करता तो यह कथन गलत हो जाएगा। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, यह कथन भी गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, यह भी गलत है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, यह बिल्कुल सही है। और 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है और अंतिम बार इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। उनका ट्रिक है BDMS। ये कई बार पूछा गया है कहना कि BDMS निम्नलिखित में से किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वह थी B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। इन 4 भाषाओं को अंतिम बार संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसमें सवाल आता है कि भाषाएं किस अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। अंतिम बार कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, 4 भाषाओं को। वे कौन कौन सी भाषाएं हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। जितने भी सवाल भाषाओं से संबंधित आते थे वह इसके अंदर हमने कवर कर लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 2, 3, 1, 4। इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। इसकी एक ट्रिक बताई थी हमने आपको अपने वीडियो में। जे फॉर जस्टिस हो जाएगा, यानी कि न्याय कितने प्रकार का न्याय है और कैसा न्याय है। S फॉर सोशल यानी सामाजिक न्याय, E फॉर इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक न्याय, P फॉर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। तो इसका ट्रिक था JSAP यानी J फॉर जस्टिस, S फॉर सोशल, E फॉर इकोनॉमिक, P फॉर पॉलिटिकल। इन 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था संविधान की उद्देशिका में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है। जब इस प्रकार के शब्दों को आप देखें, अहर, तो इसका अर्थ होता है योग्य। अगर अब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं है। तो ऑप्शंस हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं तो वह भारतीय नागरिक होने के लिए योग्य है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये भी सही है क्योंकि इसमें अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी एक विदेशी मूल की महिला हैं और राजीव गांधी एक भारतीय नागरिक थे। तो सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता उनके पति के भारतीय नागरिक होने की स्थिति में दी गई है। वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन यह हमारे के पूछा गया है कि कौन सा योग्य नहीं है। उस हिसाब से हमारा ये पॉइंट सही हो जाता है कि भारत के विभाजन से पहले सभी भारतीय नागरिक थे, लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वे भारतीय जब पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान नागरिक कहे जाते हैं, इसलिए उनको कभी भी भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। भले ही वह आज किसी अन्य देश का नागरिक है, परंतु जब संविधान लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी पितामह पितामही मातामह मातामही ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वह भारतीय नागरिक थे। और ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो जाएगा, दादा दादी, नाना नानी, माता या पिता दोनों की साइड से कोई भी हो सकता है, यानी दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी 26 जनवरी 1950 के समय यदि भारतीय नागरिक था तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया। 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए क्या 30% स्थान आरक्षण किया गया। और वहीं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए भी 30% स्थान आरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य नहीं है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सत्य नहीं को काट कर उसकी जगह असत्य लिख दीजिए या गलत लिख दीजिए, तो आपको प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। कि आप पढ़ें इस प्रश्न को तो आसानी से समझ आएगा। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो देखते हैं क्या असत्य है।
राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। शासकीय कार्यों से, जो शासन में रहते वो कार्य करेंगे, उनके विरुद्ध उन्हें कार्रवाई से उन्मुक्ति है, क्योंकि वह जितने भी कार्य करते हैं वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, इसीलिए उनको उन्मुक्ति दी गई है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी भी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही के लिए 2 माह की लिखित सूचना देनी होगी। राज्यपाल को देनी होगी, राष्ट्रपति के लिए तो ये भी नहीं है, लेकिन अगर राज्यपाल को सिविल कार्यवाही के लिए सूचना देनी है तो 2 माह पूर्व लिखित सूचना देनी आवश्यक होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। अधिकृत है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि न्यायालय अधिकृत नहीं है, तो हमारा यही कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ऑप्शन डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम को भी इसमें जोड़ दीजिएगा। और ये चारों राज्य जो है वो 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित हैं। तो 6ठी अनुसूची में क्या आ जाता है? नॉर्थ ईस्ट के जो ये 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और इसी टेस्ट में हमने आपको बताया था 8वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। तो 2 अनुसूचियां आपकी यहीं से याद हो जाती हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा से, ऑप्शन बी मिजोरम से, ऑप्शन सी नागालैंड से, ऑप्शन डी सिक्किम से। ये सभी के सभी राज्य जो हैं वह नॉर्थ ईस्ट के हैं, यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। इनमें से त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, इन ऑप्शंस में से त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसमें क्या किया जाता है? 2 लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। शेष मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और सिक्किम हो गया, इनसे एक एक चुनकर आता है। त्रिपुरा के अलावा जो होता है अरुणाचल प्रदेश से 2 लोकसभा के सदस्य आते हैं, मणिपुर से 2 लोकसभा सदस्य आते हैं और मेघालय से भी 2 लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं उनसे एक एक ही चुनकर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, यानी किसके बराबर होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, बी किसी राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। तो इसका सही आंसर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बराबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद होता है। इसमें पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संविधान के किस भाग में दिया गया है? 15वें भाग में दिया जाता है। न केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, उसके अलावा निर्वाचन आयोग का उल्लेख भी भारत के संविधान के 15वें भाग में किया गया और अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत किया गया है। ये पूछा गया है 15वां, ये तो अक्सर कर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अधिकार नहीं होगा, ये आधार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक शांति को खतरा। आंतरिक शांति को खतरा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इनके सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा और इनके सदस्यों की संख्या यानी प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसकी एक ट्रिक बताई थी कि समवर्ती सूची का अपोजिट होता है असमवर्ती। और इसमें आ जो स्टैंड करता है वह ऑस्ट्रेलिया को करता है। यानी समवर्ती सूची को जब भी हम पढ़ेंगे, समवर्ती यानी असमवर्ती सूची, आ स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी असमवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी प्रश्न का विषय करने हेतु अंतिम सत्ता है। यानी अगर किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है, उसकी योग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका अंतिम निर्णय देता है, उस पर उसकी योग्यता पर कोई अंतिम निर्णय देता है तो वो कौन देता है? राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल देता है, और ऐसा वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 213 के तहत गवर्नर को यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू करने से संबंधित है। इस अनुच्छेद को आज तक कभी भी प्रयोग नहीं लाया गया है। अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? पंचायती राज जो वह राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची हमने अभी आपको बताया कि यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है इसको। और अवशिष्ट सूचियां जो हैं वह कनाडा से ली गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? वे अनुच्छेद दिए गए हैं। वे अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। इसमें अनुच्छेद 360 यानी जिसमें वित्तीय आपातकाल दिया गया है का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 352 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 356 जो है 356 वो प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या उस नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप पर आप कॉल या मैसेज करके अपनी डाउट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।